हेलो स्टूडेंट्स, नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर के लेक्चर नंबर 5 में आप सबका स्वागत है। टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ये। तो यहाँ से बाकी है हमारा इंटरेस्टिंग है एंड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान दीजिए। महात्मा गांधी इन फरवरी 1922 की बात, ओके, February, decided to roll back the non-cooperation movement. The Chori Chora incident occurred at Chori Chora in Gorakhpur district of United Province on 4th February 1922. चोरी चोरा करके एक गांव है और वहां पर गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में ये चोरी चोरा गांव है। यूनाइटेड प्रोविंस मतलब क्या, जो अभी यूपी बिहार ये सब जो है, तो पहले यूपी बिहार ऐसा नाम नहीं था, वो पूरा इलाका जो था वो यूनाइटेड प्रोविंस माना जाता था, ब्रिटिशर जब थे तब। वहां 4 फरवरी 1922 को क्या हुआ, अ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन इन अ बाजार टर्न इनटू अ वायलेंट क्लेश विद द पुलिस। डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था, पीसफुल शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, मतलब बाजार में जो हमारे सत्याग्रही थे वो अचानक वायलेंट हो गया, पुलिस के साथ मारामारी हो गई उनकी। This incident led to the death of 3 civilians and 22 और 23 policemen. उसमें 2-3 सिविलियन मरे, 3 सिविलियन की डेथ हो गई और 22 से 23 पुलिसमैन जो थे उनकी डेथ हो गई। कैसे, वो यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन बताता हूँ आपको। Gandhi felt that movement was turning violent in many places and satyagrahis needed to be properly trained before they would be ready for mass struggles. Mahatma Gandhi call a halt to the नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। महात्मा गांधी ने देखा कि ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो वायलेंट हो गई है, मतलब मारामारी पे उतर गए, जबकि गांधी जी वायलेंस के खिलाफ थे। इसलिए लोगों को इस तरह की मूवमेंट करने के लिए ट्रेन पहले करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट था वो स्टॉप करवा दिया, बंद करवा दिया उसको। 1922 में ये जो चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ उसके बाद उन्होंने तुरंत दूसरे दिन ही कुछ बंद करवा दिया था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद। अभी हुआ क्या था एक्चुअली, चोरा चोरी में एक पुलिस स्टेशन था, तो पुलिस के साथ ये जो थोड़ी मगजमारी हुई उसमें जो भीड़ थी सत्याग्रही लोगों की, डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले लोगों की, उन्होंने वो चोरा चोरी का जो पूरा पुलिस स्टेशन था, वो पुलिस स्टेशन में पुलिस थे अंदर, उसको मतलब पुलिस के साथ अंदर पूरा पुलिस स्टेशन ही जला दिया, पूरे पुलिस स्टेशन को जला दिया था। और उसमें ये 22-23 पुलिसमैन जो थे वो मर गए थे अंदर। तो वो गांधी जी को बहुत ही बुरा लगा कि मेरे सत्याग्रही ऐसे किसी को, निर्दोष व्यक्ति को मारने नहीं चाहिए, क्योंकि वो पुलिस वालों को क्या गलती, उनको तो ऑर्डर फॉलो करना है ब्रिटिशर का, क्योंकि वो उनके अंडर में जॉब करते हैं, तो उनको मारना नहीं चाहिए था, इसलिए गांधी जी ने ये बंद करवाया। देखिए, गांधी जी वायलेंस के बहुत ही खिलाफ थे। कोई भी मूवमेंट में ऐसा लग जाता था ना कि वायलेंस चालू हो गया, तो वो बंद ही करवा देते थे। डिफरेंट व्यूज विद इन द कांग्रेस। Some leaders within Congress were tired of mass struggle and wanted to participate in the election to the provincial councils that had been set up by the Government of India Act of 1919. ये जो मास स्ट्रगल गांधी जी करवा रहे थे उससे कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स थक गए थे। वो चाहते थे कि प्रोविंशियल काउंसिल का जो इलेक्शन हो उसमें वो लोग पार्टिसिपेट करें और उस तरह से वो गवर्नमेंट में एंट्री ले। They felt it was important to oppose British policies within the councils. उनको लगता था कि ब्रिटिश पॉलिसीज को अपोज करना जरूरी है अंदर काउंसिल में जाके। समझिए, पार्लियामेंट, लोअर हाउस एंड अपर हाउस में जब कोई बिल रखा जाता है, पार्टी कोई बिल रखती है जो रूल कर रही है, तो अपोजिशन पार्टी उसको अपोज करती है। फिर कभी कभी बिल ऐसे होते हैं कि वोटिंग होती है, ज्यादातर केसेस में होता है वोटिंग, 2/3 लोग उसके फेवर में होने चाहिए, तब जाके फिर वो अप्रूव होता है। अगर ऑपोजिशन पार्टी कोऑपरेट ना करे और उसको जितना वोटिंग मिलना चाहिए वो ना मिले, तो वो बिल पास नहीं होता, वो पॉलिसी में कन्वर्ट नहीं होता, फिर वो प्रेसिडेंट भी साइन करता है, ये सब प्रोसीजर है। इनको ऐसा लगा, कांग्रेस के कुछ लीडर को, कि इस तरह की मूवमेंट करने से, हड़ताल वड़ताल करने से कुछ भी नहीं होगा, हमें एज अ मिनिस्टर अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब हमें पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा और हमें अंदर जाके फिर उनकी पॉलिसीज जो पास होती है उसका विरोध करना पड़ेगा,
तभी कुछ काम हो पाएगा। तो अंदर अंदर कुछ मानते थे कि गांधी जी जो करवा रहे हैं वो ठीक है, कुछ मान रहे थे गांधी जी का रास्ता है वो गलत है। सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, एनसी कलेकर formed the Swaraj Party within the Congress to argue for a return to council politics. ये जो लीडर्स है कुछ सीआर दास, मोतीलाल नेहरू एंड एनसी कलेकर, उन्होंने फॉर्म की क्या स्वराज पार्टी, काउंसिल पॉलिटिक्स लड़ने के लिए। बट यंगर लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस प्रेस फॉर मोर फोर्सफुल मास एजिटेशन एंड फॉर फुल इंडिपेंडेंस। लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू थे या सुभाष चंद्र बोस थे हमारे, वो ज्यादा फोर्सफुल मास एजिटेशन की डिमांड कर रहे थे, फुल इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रहे थे। मतलब वो बोल रहे थे कि पार्लियामेंट में जैसे कि हमें सीट जीत के ऐसा नहीं करना कि 30-40-50% हमारे इंडियंस, 50% ब्रिटिशर होंगे काउंसिल में। नहीं, हमें तो पूरा हमारा पार्लियामेंट ही चाहिए, हमारा पूरा देश ही चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। तो इनकी बात सही है। In the situation of internal debate and discussion, two factors again shaped Indian politics towards the late 1920s. The first was the effect of worldwide economic depression, and second was agriculture prices which began to fall from 1926 and collapse after 1930. समझिए, बहुत सारी इंटरनल डिबेट हुई, डिस्कशन हुई, और दो ऐसी घटनाएं घटी, इंसिडेंट बने कि जिससे इंडियन पॉलिटिक्स को एक नया शेप मिला 1920 के आसपास। पहला था उसमें वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था। कब आया था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 में हुआ उसके बाद आया था। वर्ल्ड वॉर के कारण करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का सब कंट्रियों को लॉस गया था। बिजनेस की मूवमेंट बंद हो गई थी, बाहर से चीजें आना जाना बंद हो गया था। मतलब बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई थी क्योंकि उनका माल बिक नहीं रहा था, और 5 साल तक युद्ध चला था। इसके कारण इंटरनेशनली इकोनॉमिक डिप्रेशन, मंदी आ गई थी। दूसरी चीज बनी कि एग्रीकल्चर प्राइसेस जो थे वो फॉल हुए। कब? 1926 एंड 1930 में, दो। तो ये एक्चुअली अधूरी इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन सेफ किस तरह से मिला? तो साइमन कमीशन इसके लिए बनाया गया। मतलब मगजमारी ये सब जो बहुत होने लगी, तो उसके कारण साइमन कमीशन एक बना था हमारे इंडिया का सर्वे करने के लिए। उसके ऊपर देखते हैं, ये अधूरा दिया हुआ है, ठीक से नहीं है इसमें। चलिए ये देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ साइमन कमीशन। As the demand for agriculture goods fell and exports declined, peasants found it difficult to sell their harvest and pay their revenue. As the demand for agriculture goods fell, डिमांड ही कम हो गई एग्रीकल्चर गुड्स की, एक्सपोर्ट बंद हो गई क्योंकि वॉर के कारण माल यहाँ से बाहर जा नहीं रहा था दूसरी कंट्री में। Peasants found it difficult to sell their harvest and pay their revenue. उन्होंने जो क्रॉप लगाया था वो बेचना, पैसे कमाना खेडूतों के लिए मुश्किल काम हो गया। Under these circumstances, Simon Commission was constituted under John Simon. ये कमीशन का नाम साइमन क्यों दिया हुआ है? तो जॉन साइमन जो था वो लीडर था, उसका हेड, इसलिए उसके नाम पर से ही कमीशन का नाम बन गया। The main objective of it was to review the functioning of the constitutional system in India and suggest changes. ये कमीशन का काम क्या था कि जो इंडिया में आके उनको रिव्यू करना था, कैसे इंडिया पूरा फंक्शन कर रहा है, काम कर रहा है, और जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है अभी वो, और फिर उसके बारे में सजेशन देना, और उस हिसाब से ब्रिटिशर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन करना चाहती थी, चेंजेस करना चाहती थी। इंडियन लीडर्स अपोज द कमीशन एज देयर वर नो इंडियंस इन इट। अभी समझिए कि हमारे इंडिया का सर्वे करना है, तो उसके लिए जो कमीशन बने उसमें इंडियंस तो होने चाहिए, क्योंकि हम इंडियंस ही इंडिया को ज्यादा समझ पाएंगे। जबकि वो कमीशन में सब ब्रिटिशर ही थे, सब वहीं से आए थे, ब्रिटिशर थे, ब्रिटेन से, इंग्लैंड से। इसलिए हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने अपोज किया कि भाई हमारे इंडियन तो ये कमीशन में एक भी नहीं है, तो ये कमीशन क्या सर्वे करेगा, वो अपना ही स्वार्थ पड़ेगा, उनको क्या पता इंडिया का, और वो अपने एंगल से ही देखेगा, हमारा प्रॉब्लम वो समझेगा ही नहीं। इसलिए अपोज किया साइमन कमीशन का। व्हेन द कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928 में वो कमीशन जब इंडिया आया सर्वे करने के लिए, रिव्यू करने के लिए, इट वाज ग्रीटेड विद द स्लोगन साइमन गो बैक। तो एयरपोर्ट पे उनको उनकी आगता स्वागता कैसे की गई?
कि उनका विरोध करके, अपोज करके साइमन गो बेक के पोस्टर लगाए गए, होर्डिंग्स लगाए गए, किस तरह से नारे लगाए गए। ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन द डेमोन्स्ट्रेशन। सभी पार्टियों ने और मुस्लिम लीग ने, कांग्रेस मुस्लिम लीग जो थी दोनों पार्टी और दूसरी भी छोटी बड़ी होगी उस समय, तो उन सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। साइमन गो बैक। डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज। In October 1929, the Viceroy Lord Irwin announced an uncertain offer of dominion status for India and a round-table conference to discuss a future constitution. अक्टूबर 1920। पहले पूर्ण स्वराज का मतलब समझिए। पूर्ण यानी टोटल, पूर्ण यानी टोटल। स्वराज हमने समझा हुआ था कि अपना राज, हम ही अपने देश को चलाए, तो उसको बोलते हैं स्वराज। तो पूर्ण स्वराज की डिमांड उठने लगी। पहले हम पूर्ण स्वराज की डिमांड नहीं कर रहे थे, जैसे कि आगे मैंने कहा कि हमें पार्लियामेंट में सीट चाहिए थी जिससे हम ब्रिटिश पॉलिसीज को अपोज कर सके। गांधी जी भी पहले पहले तो ऐसा ही सोचते थे कि हमारे साथ खाली ब्रिटिशर इनजस्टिस करना बंद कर दे, रॉन्ग पॉलिसीज हमारे ऊपर सिर पे डालना बंद कर दे। ब्रिटिशर को गांधी जी भी शुरू शुरू में तो निकालना नहीं चाहते थे जब आए थे, लेकिन वो तो फिर जलियांवाला बाग में सर्च हुआ, दूसरे कुछ इंसिडेंट बने, उसके ऊपर से गांधी जी को क्लियर हो गया कि इनको तो इंडिया से निकालना ही पड़ेगा, ये लोग हमें जस्टिस नहीं देने वाले। सो 1929 तक तो पूरा पिक्चर क्लियर हो गया कि हमें पूर्ण स्वराज ही चाहिए, टोटल हमारा देश हमारा होना चाहिए, ब्रिटिशर को यहाँ से निकलना ही है। In October 1929, the Viceroy Lord Irwin announced an uncertain offer of dominion status for India and a round-table conference to discuss a future constitution. 1929 में वाइसरॉय जो था लॉर्ड इरविन, उसने डोमिनियन स्टेटस का मतलब समझिए, नीचे लिखा होगा वरना मैं बताता हूँ, नहीं है यहाँ पर। It refers to semi-autonomous country within the British Empire that is also called British Commonwealth countries. समझिए, सेमी ऑटोनॉमस कंट्री मतलब आधा हम चलाए आधा हमारे ऊपर कोई रूल करे, इस तरह की कंट्री में कन्वर्ट करने के लिए वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए इनवाइट किया हम लोगों को, जिससे हम फ्यूचर का कॉन्स्टिट्यूशन दोनों मिलके कुछ इस तरह से बना सके, ब्रिटिश और हम मिला के। इन December 1929, under the presidency of Jawaharlal Nehru, the Lahore Congress formalized the demand of Purna Swaraj or full independence for India. 1929 की जो कॉन्फ्रेंस थी, किसकी कॉन्फ्रेंस? कांग्रेस की। उसमें कांग्रेस एक दो बार साल में मिलता था जैसे हमने बात की, तो उसमें जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी में, मतलब हर साल वो लोग लीडर बदल देते थे, तो उस साल जवाहरलाल नेहरू होंगे। किसकी डिमांड की पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने, कि पूर्ण स्वराज चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। ये पॉइंट काम का है, ध्यान दीजिए इसमें। It was also declared that 26 January 1930 would be celebrated as the Independence Day, when people were to take a place to struggle for complete independence. समझिए, 1929 में जो ये कांग्रेस की लाहौर में कॉन्फ्रेंस हुई, उस समय जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी में कांग्रेस ने ये अनाउंस किया, डिक्लेयर किया कि हमें पूरा भारत चाहिए, पूरा इंडिया फ्री होना चाहिए, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। उन्होंने एक सिंबॉलिक डेट बनाई कि 26 जनवरी को 1930 को, 26 जनवरी 1930 को, 29 में मीटिंग हुई थी, 30 में 26 जनवरी 1930 को हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, सिंबॉलिक। हम इंडिपेंडेंट हुए नहीं थे, लेकिन ऐसे ही, जिससे हमारे अंदर मोटिवेशन बना रहे कि हमें इंडिपेंडेंस के लिए लड़ना है, तो वो डेट डिसाइड की गई। अभी समझिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो नवंबर के एंडिंग तक बन चुका था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। हुआ ऐसा कि 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, फिर वो तो रिवाज ही बन गया, फिर हर साल 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाने लगे थे। जब हम आजाद नहीं हुए थे, उससे पहले की बात है, 47। हुआ ऐसा कि हम आजाद 26 को नहीं हुए, हम आजाद हुए 15 अगस्त को। तो इंडिपेंडेंस डे अभी तो 15 अगस्त बन गया, लेकिन ये डेट हम भूले ना, 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी जो है वो हम भूले ना। उसके लिए क्या किया कि हम जब कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया तो नवंबर एंडिंग में बन चुका था,
जिस दिन बना उसी दिन उसको पब्लिक करके रिपब्लिक डे मना सकते थे, लेकिन उसको होल्ड किया गया कि अभी उसको पब्लिक नहीं करना है। नवंबर के बाद 2 महीने में ही 26 जनवरी आने ही वाली थी, उसी दिन उसको पब्लिक किया गया, इसलिए वो 26 जनवरी रिपब्लिक डे में कन्वर्ट हो जाए और इस हिसाब से वो 26 जनवरी हमारी मेमोरी में रह जाए, वो याद रह जाए हमें। तो 26 जनवरी को वो करने का जो लॉजिक है ये है। द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। द सॉल्ट मार्च, मीठानो सत्याग्रह गुजराती में कहेवाय ने, नमक। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये है, इसकी पूरी किताब भी है मेरे पास है पढ़ी, मैंने पूरी पढ़ी है। जब वो मैं पढ़ रहा था तो जैसे मैं कोई अलग ही दुनिया में खो गया था, जैसे मैं भी मूवमेंट में, मतलब साबरमती आश्रम से गांधी जी निकले उससे पहले की बात, जब ये मगजमारी चालू हुई, फिर वहां से निकले, दांडी तक पहुंचे बाद में थोड़ी जो मगजमारी हुई 10-15 दिन बाद, वो पूरा कौन से गांव से चल के गए, कौन से गांव में नाइट रुके, उसमें गांधी जी सब जगह जो गांव में रुकते थे खाने के लिए वहां स्पीच देते थे, वो गांव वाले इकट्ठा होते थे और गांव वाले ही सभी व्यवस्था खाने पीने की करते थे। उसमें बीच बीच में कैसे कैसे सीन बने, क्या अरेस्ट हुए, कोई दूसरी मगजमारियां हुई, ब्रिजेस नहीं थे बीच में, जैसे कि अहमदाबाद से चल के यहाँ तक आए तो ये सब जो नदियां आती है, हमारी तापी आती है, उससे पहले ये नर्मदा आती है और छोटी छोटी सैकड़ों नदी आती है। तो आज जो आप ब्रिज देख रहे हैं जिसपे से हमारी कार जाती है, तो उस समय ऐसी फैसिलिटी नहीं थी, नाव में मतलब जाना पड़ता था। तो ये इतने सारे 70-80 कुछ लोग गांधी जी के साथ गए थे, तो उनको इस किनारे से उस किनारे पहुंचाने की जवाबदारी इस किनारे जो गांव रहता था उनकी ही रहती थी। तो वो लोग मस्त तरीके से अरेंजमेंट सब अलग अलग मस्त क्रिएटिव आइडिया लगाते थे। तो पूरा उस बुक में दिया हुआ है, जब भी आपको टाइम मिले वो पढ़िए, लेकिन वो गुजराती में है मेरे पास, तो शायद हिंदी में मिल सकती है कहीं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन वो बड़ी बुक में से इसमें थोड़ा सा 10 लाइन में पूरा खत्म कर दिया है ऐसा। Mahatma Gandhi found that salt is a powerful symbol that could unite the nation. गांधी जी को ऐसा लगता था कि सॉल्ट जो है वो एक पावरफुल है, सिंबल है या चीज है कि जो पूरे देश को एक कर सकता है। क्यों ऐसा उनको लगा? ऐसा कोई इंसान सोचे आप जो सॉल्ट नहीं खाता, सभी खाते हैं, भिखारी से लेके धीरू भाई अंबानी तक सभी खाते हैं, मतलब सबको सॉल्ट की गरज है। वो मिडिल क्लास को भी परवड़ता है, गरीब लोग भी मतलब खाते ही है, ना परवड़े तो भी खाना पड़ता है, क्योंकि सॉल्ट के बिना खाना अच्छा ही नहीं लगता। On 21st January 1930, Gandhiji sent a letter to Viceroy Irwin urging 11 demands. 31 जनवरी को 1930 में गांधी जी ने वाइसरॉय इरविन को 11 डिमांडों वाला एक लेटर लिखा। Some demands were of general interest and some were specific demands. कुछ जनरल थी और कुछ स्पेसिफिक डिमांड थी। These demands were different classes from industrialists to peasants. वो जो डिमांड थी कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट को ध्यान में रख के थी, कुछ peasants को, सभी लोग आ गए थे मतलब समाज के उसमें। The letter also include the demand to abolish the salt tax. Salt was one of the most essential food items and was consumed by both rich and poor. उसमें सॉल्ट के ऊपर गवर्नमेंट ने उस समय कुछ टैक्स लगाया था। वो जो टैक्स है वो टैक्स भी वो टैक्स दूर करने के लिए भी डिमांड थी। एक्चुअली इसमें क्या हुआ था, गांधी जी ने 1 या 2 बार या 1 लेटर लिखा था, उसमें कुछ डेडलाइन दी थी कि अगर इरविन तुम्हारा रिप्लाई ये तारीख तक नहीं आया तो हम लोग मूवमेंट करेंगे, ऐसी धमकी भी दी थी। शायद 1 लेटर का रिप्लाई नहीं आया, उसके बाद दूसरे लेटर में धमकी दी थी, क्योंकि पहले लेटर में धमकी दे ऐसे आदमी नहीं है गांधी जी। The tax on salt and the government monopoly over its production reveal the most cruel side of British rule. सॉल्ट जो है उसके ऊपर एक तो टैक्स लगाया, दूसरा गवर्नमेंट ही उसका प्रोडक्शन कर सकती है, ऐसी मोनोपोली थी। मोनोपोली यानी इजारा बोलते हैं, मतलब एक ही आदमी उसका प्रोडक्शन या सेल कर पाए, उसको बोलते हैं मोनोपोली। तो ये दो चीजें हैं, वो बताता है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो कितनी क्रूअल थी। Mahatma Gandhi's letter was an ultimatum stating that if the demands were not fulfilled by 11th March, yes मैंने बोला ना कि एक डेट दिया था, 11 मार्च वार्निंग थी, तो कांग्रेस would launch a civil disobedience campaign. Irwin was not ready to talk upon the demands. Then Gandhiji took the decision to launch the movement.
मतलब इनको लेटर लिखे थे, उसमें 11 मार्च दी थी, अगर तूने इस तक रिप्लाई नहीं दिया तो हम लोग ये मूवमेंट चालू कर देंगे सिविल डिसोबीडियंस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू कर देंगे, ऐसा गांधी जी ने अल्टीमेटम दे दिया। और जैसे ही मतलब उसका है ना कोई रिप्लाई ही नहीं आया, उसने कोई रिप्लाई ही नहीं दिया, वो मिलने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेटर का कोई रिप्लाई नहीं आया, इसलिए गांधी जी समझ गए कि अभी इसकी दानत नहीं है, तो फिर मूवमेंट चालू कर दी। बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गवर्नमेंट के जो लॉ होते हैं वो फॉलो करने के लिए तैयार नहीं होते हम, मतलब उसका विरोध करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते। along with 78 followers, 78 लोग थे, ओके याद रखिए 78। गांधी जी स्टार्टेड हिज मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम ऑन 12th मार्च 1930 फॉर डांडी, द कोस्टल टाउन ऑफ गुजरात। कहाँ से निकले थे? अहमदाबाद अगर आप गए हो तो साबरमती नदी के किनारे एक साबरमती आश्रम है जहां गांधी जी रहते थे उस समय, तो वहां से चल के रास्ते में क्या आएगा, बड़ोड़ा, अंकलेश्वर, भरूच हमारा, सूरत, कामरेज, कामरेज आएगा, फिर यहाँ से डुमस, उस तरफ से चलते चलते नौसारी के पास एक डांडी बीच करके है, आप गए भी होंगे घूमने के लिए, वो डांडी बीच तक गांधी जी को जाना था, और वहां दरिया किनारे जहा के बीच पे एक छोटी सी चपटी, थोड़ा सा खाली सॉल्ट लेना था, और ऐसे ही उसको टैक्स भरे बिना, और गांधी जी वहां जाके बोलते हैं कि ये मैंने यहाँ से सॉल्ट उठाया और इसका कोई टैक्स नहीं भरूंगा ब्रिटिशर, तुम जो कर सकते हो कर लो। मतलब टैक्स भरने का जो लॉ है उसको तोड़ना था इस तरह से सिंबॉलिक वे में, और ऐसा फिर जैसे ही वो करे वैसे ही पूरे इसमें सबको करना था जहां जहां बीच है और सॉल्ट है। on 26 on 6th April he reached Dandi, 12th मार्च को निकले, ओके 6 अप्रैल को पहुंचे। कितने दिन हुए ये? 18-19 डेज स्टे हो गए, और फिर ये 6 अप्रैल यानी 6 दिन, तो टोटल मतलब 25 डेज जिसे लगे। 6 अप्रैल को डांडी पहुंच गई, एंड सेरेमोनियल वायलेटेड द सॉल्ट लो ब्रेक किया, जैसे मैंने कहा उस हिसाब से। ही मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर, सी वाटर को बॉईल करके मैन्युफैक्चर भी किया, मतलब वो उसकी प्रोसेस है सॉल्ट निकालने की। द मार्च वॉज ओवर 240 माइल्स। कितना था ये पूरा किलोमीटर में? ये तो माइल्स में है, 1 माइल यानी 1.4 के आसपास किलोमीटर होते हैं, तो करीबन 350 किलोमीटर हुआ होगा या उससे थोड़ा ज्यादा। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इतने किलोमीटर चले और 25 दिन में चले, तो हर रोज का 12 किलोमीटर के आसपास की एवरेज रही होगी, 12-15 किलोमीटर। तो ये 78 लोग सुबह निकल जाते थे जल्दी, फिर 10-11-12 बजे कहीं ना कहीं कोई गांव में उनका स्टे रहता था, वो गांव वाले उनकी खाने की व्यवस्था कर लेते थे। पहले से सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे हमारे, वो ये चालू हुआ उससे पहले ही सब प्लानिंग करके गए थे कि कब कौन से गांव में पहुंचना है, कौन सी डेट को कौन से गांव में पहुंचेंगे। उस गांव वालों को समझा दिया था कि खाने की व्यवस्था सब आपको ही करनी पड़ेगी, रहने की व्यवस्था भी ये 78 फॉलोअर्स की आपको ही करनी पड़ेगी। और सब एक्साइटेड थे, गांधी जी मतलब गांधी जी गांव में आए यानी तो मतलब देश के लीडर बड़े, बहुत बड़ा नाम था, इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा नाम था, तो कौन मना करेगा, मतलब वो 56 भोग बना दे ऐसे। इसलिए गांधी जी ने लेटर लिख के सबको बता दिया था गांव वालों को पहले से कि भाई इतनी इतनी आइटम ही होनी चाहिए, मिठाई तो होनी ही नहीं चाहिए, अगर आप लोग मिठाई बनाएंगे या ज्यादा खर्चा करेंगे तो फिर हम लोग आपके गांव में नहीं आएंगे, इसलिए सिंपल भोजन होना चाहिए, आपको हमें ज्यादा खिलाना नहीं है, क्योंकि हम आपकी देश की सेवा के लिए हैं, भोग के लिए नहीं है। सो बहुत मस्त है पूरा मूवमेंट, बुक पढ़ने जैसी है। दूसरा ऐसा भी हुआ था कि मूवमेंट चालू आई थिंक हुई चालू हो गई थी, और सरदार वल्लभ भाई पटेल 1-2 गांव आगे रहते थे प्लानिंग के लिए, तो आगे के 1-2 दिन में ही उनको तो अरेस्ट कर दिया पुलिस ने। तो पूरा प्लानिंग उनको करना था, एक बार तो मतलब कर दिया था, फिर साथ साथ में आगे चल रहे थे नेक्स्ट गांव में, तो उनको अरेस्ट कर दिया। फिर भी ये मूवमेंट ठीक से चलती रही, ठीक से जो प्लानिंग था उस हिसाब से प्लानिंग है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत ही जोरदार था, मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। और फिर बहुत बार ऐसा भी हुआ कि कोई गांव वाले ने मिठाई विठाई बना दिया, खाने में ज्यादा आइटम बना दी, तो गांधी जी ने उनको रिमांड पे भी लिया। फिर हरिजन जो लोग थे
उनके साथ जो अनटचेबल मतलब इनजस्टिस होता था उसके अगेंस्ट में भी गांधी जी ने गांव वालों को लिया, मतलब उनका ही खाना खाया और उनको रिमांड पे भी लेके आए। बहुत सारी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग स्टोरियां हैं। उन्होंने जो स्पीच दी है वो भी बहुत मस्त है, छोटी छोटी स्पीच है हर गाँव में, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इससे भी ज्यादा और दूसरा भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट जो मैंने कहा कि एक नदी मतलब नदी के इस किनारे से उस किनारे ले जाने के लिए गांव वालों ने जो व्यवस्था की थी, अलग अलग गांव वालों ने अपनी क्रिएटिविटी लगाई थी, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है उन्होंने जो किया है वो। तो ये बुक पढ़ने जैसा है ज्यादा अगर आपको जानना है तो। एज द मूवमेंट स्प्रेड, फॉरेन क्लोथ्स वर बॉयकॉटेड, लिक्विड शॉप्स वर पिकेटेड। फॉरेन मूवमेंट चालू हो गई तो जो करते थे पहले से कि जो क्लोथ थे फॉरेन के वो बॉयकॉट करने लगे, मतलब पहनना बंद करने लगे। और लिक्विड शॉप्स जो है वो पिकेट करने लगे। पिजन्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्सेस, रेवेन्यू जो पिजन्स पे करते थे, टैक्स पे करते थे जमीन का, वो पे करना बंद कर दिया। विलेज ऑफिशियल्स रिजाइन, विलेज ऑफिसर्स ने रिजाइन करना चालू कर दिया। इन मैनी प्लेसेस फॉरेस्ट पीपल वायोलेटेड फॉरेस्ट लॉज, बहुत सारी जगह पे लोगों ने फॉरेस्ट लॉ को वायोलेट करना चालू कर दिया। मतलब जो ट्राइबल लॉ बना था कि भाई जूम कल्टीवेशन नहीं कर सकते, ये सब वो वायोलेट करना चालू कर दिया। वरीड बाय द ऑनगोइंग मूवमेंट द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगेन अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर्स वन बाय वन। और ये मूवमेंट को देख के जो गवर्नमेंट है वो टेंशन में आ गई और एक के बाद एक लीडर को अरेस्ट करना चालू कर दिया। एक्चुअली क्या हुआ था वो बताऊं आपको। तो गांधी जी तो मेंटली तैयार थे और ये जो सत्याग्रही जो निकले थे साबरमती आश्रम थे कि ये लोग हमें दांडी गांव तक का पहुंचने ही नहीं देंगे, उसके बीच में ही हम लोगों को अरेस्ट कर लेंगे सबको, और ये मूवमेंट को ये लोग कंप्लीट करने नहीं देंगे, सॉल्ट मूवमेंट को। ऐसा गांधी जी को और सबको लग रहा था। लेकिन एक से एक गांव वो पहुंचते गए, डे बाय डे पास होता गया। हुआ ऐसा कि उनको अरेस्ट किया ही नहीं गया बीच में से। हर दिन ऐसा लगता था कि अभी कल तो अरेस्ट कर ही लेंगे, कभी भी अरेस्ट करने आ सकते हैं रात को। नहीं आए और वो लोग नवसारी डांडी गांव तक वो लोग पहुंच गए। गांधी जी को ऐसा लगा कि जब मैं बीच पे जाऊंगा दांडी के, वहां पर पुलिस खड़ी होगी पहले से और मुझे सॉल्ट उठाने ही नहीं देगी, उससे पहले ही मुझे अरेस्ट कर लेगी, वहां तो कर ही लेगी। लेकिन हुआ ऐसा कि वहां कोई था ही नहीं, कोई पुलिस नहीं थी, वहां भी कोई अरेस्ट नहीं हुए। गांधी जी को लगा चलो मैंने आज लो ब्रेक कर दिया, सॉल्ट उठा लिया, आज रात को तो मुझे वो लोग अरेस्ट कर ही देंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि गांधी जी वहां से सॉल्ट उठाया दांडी गांव से, फिर वापस साबरमती आश्रम नहीं चले गए थे। लेकिन वहां एक कोई मुस्लिम का घर था जो उनका चाहक था और सत्याग्रही भी था। उन्होंने अपना जो घर था वो गांधी जी को रहने के लिए व्यवस्था की थी और गांधी जी उसके घर पे रहे थे। और वो जो घर है वो आज भी है। उस घर को बाद में उन लोगों ने म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर आप दांडी जाओ तो वो घर आपको देखने को मिलेगा, वहां अभी म्यूजियम है। तो वहां गांधी जी रुके थे रात को और बहुत दिन तक रुकने वाले थे। गांधी जी को लगा कि यहाँ रात को या फिर कभी भी सुबह आके मुझे अरेस्ट कर देंगे, लेकिन नहीं आए। दूसरे दिन भी नहीं आए, तीसरे दिन भी नहीं आए। 9-10 दिन बाद वो लोग अरेस्ट करने के लिए अचानक सुबह कुछ 4-5 बजे ही पूरी पुलिस आ गई, सुबह में 4-5 बजे अरेस्ट करने के लिए गांधी जी को। और बाहर से एक आदमी आया, गांधी जी को कहा कि आपको पुलिस अरेस्ट करने के लिए आई है बाहर। गांधी जी ने कहा कि ठीक है आने दो अंदर। गांधी जी उठे और कहा कि ठीक है आने दो, एकदम आराम से। बहुत इंटरेस्टिंग है ये जो पूरा इंसिडेंट है। मतलब जैसे कुछ पुलिस आई तो वो डरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा ठीक है आने दो, कुछ नहीं उनको। फिर अंदर ऑफिसर आ गया, पुलिस ऑफिसर। उसने कहा कि आपका अरेस्ट वारंट है, आपको अरेस्ट करना है। तो गांधी जी ने कहा कि ठीक है इनके अरेस्ट कर लो, लेकिन थोड़ी एक रिक्वेस्ट है कि मैं थोड़ा ब्रश वश कर लूँ, उसके बाद मुझे अरेस्ट करना। ऑफिसर ने कहा कि ठीक है कर लो। तो गांधी जी ने जो ब्रश वश करना है, फ्रेश होना है, वो फ्रेश हो गए। फिर गांधी जी ने कहा कि एक दूसरी रिक्वेस्ट है, थोड़ी मैं पूजा वूजा भी कर लूँ, बाद में मुझे अरेस्ट करना ना। ऑफिसर ने कहा ठीक है पूजा भी कर लो भाई। पूजा भी कर ली। फिर गांधी जी ने कहा कि चलो निकलते हैं। गांधी जी को हथकड़ी नहीं पहनाई, कभी पहना ही नहीं है, हिम्मत नहीं है उनकी। इवन गांधी जी ऐसे आदमी थे कि ऐसा नहीं कि वहां से भाग जाए। डेयरिंग वाले आदमी, सामने से पुलिस बोले ना कि अंदर आके अरेस्ट हो जाओ, तो सामने से जेल में चले जाए ऐसे। तो गांधी जी खुद ही बैठ गए जाके, जो उनकी जिप्सी थी पुलिस की, और फिर उनको ले जाया गया। 10 दिन बाद ऐसा कुछ हुआ था ये। और जैसे ही गांधी जी को अरेस्ट किया गया, उसके बाद एक दूसरा लीडर पहले से रेडी रखा हुआ था कि ये मूवमेंट तुम्हें चलानी है। वो सब फिक्स ही था पहले से, बहुत प्लानिंग से मस्त ये काम करते थे। और फिर उसने मूवमेंट चालू की। फिर एक दूसरा भी बीच है, आई थिंक यहाँ भरूच अंकलेश्वर के पास कहीं पर है, या इस तरफ ही है मतलब।
तो वहां मूवमेंट चालू हुई, उसकी पूरी एक अलग कहानी है और वो तो बहुत ही हॉरिबल है, वहां जो मारामारी हुई वो सब वेरी इंटरेस्टिंग है। ये सब चीजें आपकी किताबों में ये सब चीजें एकदम प्रॉपरली देते नहीं है, लोग अधूरा देते हैं। कॉलिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, पीसफुल सत्याग्रहीज वर अटैक्ड, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर बिटन एंड अबाउट 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड। तो ये बहुत ही शांति से हो रहा था काम, ये लोग मारामारी नहीं कर रहे थे, लेकिन क्या चालू हो गया, सत्याग्रही के ऊपर अटैक होने लगे, बहुत सारे वुमेन एंड चिल्ड्रन को मारा गया, 1 लाख लोगों को अरेस्ट किया पुलिस ने, 1 लाख लोगों को रखा कहाँ होगा सोचिए। When a prominent leader, Abdul Ghaffar Khan, was arrested on April 1930, angry crowd demonstrated in Peshawar and several violent incidents were reported. जब अब्दुल गफर खान was arrested on April 1930, तो जब वो अरेस्ट हुए तो जो लोग थे पेशवार में, तो उन्होंने वायलेंट डेमोन्स्ट्रेशन करना चालू कर दिया, एंग्री हो गया पूरा क्राउड। In such a situation, Mahatma Gandhi once again decided to call off the movement and entered into a pact with Irwin on 5th March 1931. तो ऐसी सिचुएशन में जैसे ही वायलेंस चालू होता है, गांधी जी वो मूवमेंट को बंद करवा देते थे, मैंने कहा इसको भी बंद करवा दिया। रीलॉन्चिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इन दिसंबर 1931 गांधी जी वेंट टू लंदन। अच्छा, आपको इसमें मुझे एक बात बतानी है कमेंट में लिख के कि टैक्स इतना तो कितना लगाया था कि इन लोगों को विरोध करना पड़ा। तो टैक्स जो लगाया था वो ज्यादा था। हमारे यहाँ अभी सबसे ज्यादा टैक्स जो है वो 28% जीएसटी, वो सबसे ज्यादा टैक्स है। फिर इनकम टैक्स है 30% होता है, जिसकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है वो 30% इनकम टैक्स है। यानी अगर 100 रुपए कमाए तो 30 रुपीज आपको गवर्नमेंट को दे देना है, 1 लाख कमाए तो 30,000 देना है। ऐसे चीजों पे 28% है। कुछ चीजें लग्जरियस लाइफ के लिए उस पे ज्यादा भी टैक्स हो सकता है। तो ऐसा कितना टैक्स था ये सॉल्ट के ऊपर, क्या अभी जो टैक्स चल रहे हैं उससे भी बहुत ज्यादा था? वो कितना, वो आपको ढूंढना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो डेटा, ढूंढिए और कमेंट में लिखिए, देखता हूँ कौन ढूंढ पाता है आप में से पहले। In December 1931, Gandhiji went to London for the Round Table Conference, but the discussion was of no use, and he returned disappointed back in India. दिसंबर 1931 में गांधी जी लंदन गए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, लेकिन वहां से डिसअपॉइंट होके वापस लौटे। बैक इन इंडिया, ही डिस्कवर्ड दैट गवर्नमेंट हैड बिगन अ न्यू मेथड ऑफ कंट्रोल। उनको ऐसा फील हुआ कि भाई गवर्नमेंट ने हमें कंट्रोल करने की नई मेथड यूज की है। देखिए, गांधी जी डिसअपॉइंट हुए ऐसा लिखा है, लेकिन क्यों डिसअपॉइंट हुए, क्या हुआ था, कुछ लिखा नहीं यहाँ पर। हुआ ऐसा था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जैसे ही वो बैठे तो सब अपनी अपनी बात रख रहे थे, अपने विचार रजू कर रहे थे, अपनी पॉलिसी सोची होगी वो बता रहे थे। उन्होंने देखा कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उसमें सबको उन्होंने सुना, लेकिन उन्होंने देखा कि सब अपना स्वार्थ फोड़ रहे हैं। इंडिया का भला तो इसमें से एक भी व्यक्ति नहीं है जो चाहता है, देश का कोई नहीं सोच रहा। ये देख के उनको बहुत ही दुख हुआ। उनको लगा यहाँ मैं कुछ बोलूंगा भी तो बोलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ सब स्वार्थी भेड़िए बैठे हुए हैं। सो वो कुछ भी नहीं बोले, एक लाइन भी वहां नहीं बोले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और ऐसे ही वापस इंडिया आ गए अटेंड करके। ऐसा पूरा ये स्टोरी है। कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल, तो गवर्नमेंट ने कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया, पार्टी को। अब्दुल गफर खान एंड जवाहरलाल नेहरू बोथ वर इन जेल। अब्दुल गफर खान को और जवाहरलाल नेहरू को अरेस्ट कर लिया जेल में। महात्मा गांधी रीलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डिक्लेयर की। दिस मूवमेंट वाज कंटिन्यूड फॉर अ ईयर एंड लॉस्ट इट्स मोमेंटम बाय द ईयर 1934। वापस ये मूवमेंट चालू हुई, लेकिन 1934 तक तो वापस से ठंडी पड़ गई। फॉर्मेशन ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। फॉर्मेशन ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, समझिए। गांधी जी नॉन वायलेंस के फेवर में थे और वो चाहते थे कि ब्रिटिशर को नॉन वायलेंस मूवमेंट के जरिए, मतलब मारामारी नहीं करनी, हमें मारामारी करके नहीं निकालना है, मारामारी करके हम निकाल ना पाएंगे, क्योंकि 1757 से हम लोग मारामारी करके निकालने की ट्राई कर चुके। मंगल पांडे, झांसी की रानी और बहुत सारे हजारों हजारों लाखों लोगों ने ट्राई कर ली, लेकिन हम लोग फ्री ना हो पाए 1757 से लेके आज तक।
1914 तक 15 तक जब गांधी जी आए थे यहाँ पर, कुछ नहीं हुआ, फ्रीडम नहीं मिली। सो वो रास्ता बेकार है, ऐसा गांधी जी का मानना था। और उन्होंने नॉन वायलेंस मतलब हम लोग मूवमेंट करके, पीसफुल मूवमेंट करके ही ब्रिटिशर को परेशान करके ये सब जो रास्ते वो इस्तेमाल कर रहे थे सत्याग्रह के, उससे ही निकाल पाएंगे। लेकिन उस समय एक बड़ा वर्ग था दूसरा भी, जो ऐसा मानता था कि गांधी जी की फिलोसॉफी रॉन्ग है, मारा मारी करके ही ब्रिटिशर को मार मार के ही यहाँ से निकाल सकते हैं। वो उस समय एक मानने वाला दूसरा पक्ष भी था, तो थोड़ा उसके बारे में है। फॉर्मेशन ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। Many nationalists did not believe in non-violent method for achieving freedom. In 1928, some nationalists like Bhagat Singh, Jatin Das, and Ajoy Ghosh founded the Hindustan Socialist Republican Army in 1998 at a meeting in Firoz Shah Kotla ground in Delhi. तो मैंने जैसे कहा कि एक वर्ग ऐसा था जो मानता था कि मारामारी करके ही निकाल सकते हैं, वायलेंस से ही निकाल सकते हैं। उसमें ये हमारे भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष, उन्होंने एक पार्टी फॉर्म की हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी करके 1928 में। HSRA targeted some of the symbols of British power. For example, in April 1929, Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt, ये जो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त है, उन्होंने थ्रो अ बॉम्ब ऑन द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली चल रही थी, जैसे हमारी विधानसभा है वो चल रही थी, नीचे मिनिस्टर बैठ के डिस्कशन ये सब कर रहे थे। और इन्होंने क्या किया, ऊपर से बालकनी मतलब अंदर पता नहीं कैसे घुस गए दोनों, बॉम्ब लेके गए और ऊपर से बॉम्ब फेंका, लेकिन उनके ऊपर नहीं फेंका, साइड में फेंका, क्योंकि वो डराना चाहते थे, किसी को मारना नहीं चाहते थे। भगत सिंह was only 23 when he was tried and executed by the colonial government. जब ऐसा उन्होंने किया और उनको फांसी पे चढ़ाया गया, तब भगत सिंह ओनली 23 के एज के थे। यानी मास्टर डिग्री में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 23 के एज पे होते हैं। तो उस उम्र में वो देश के लिए फांसी पे चढ़ने के लिए खुशी खुशी तैयार हो गए। क्योंकि खुशी खुशी ऐसा बोल रहा हूँ तो क्योंकि फांसी पे वो सामने से मतलब उन्होंने कोई रिक्वेस्ट नहीं की कि हमें फांसी नहीं चढ़ना है। केस भी चला, लेकिन वो केस में उनके जितनी भी बातें थी वो देश के लिए कुर्बान होने के लिए थी। डरे नहीं थे, वो घबराए नहीं थे। और वो जब फांसी पे चढ़ने के लिए गए तो जेलर का फिर स्टेटमेंट आया था, जो लोग वहां पर थे, कि बहुत ही मतलब खुशी से जा रहे थे, जैसे शादी करने जा रहे हो देश के लिए। उन्होंने कहा हम देश के लिए कुर्बान हो रहे हैं और फांसी पे चढ़ना तो हमारा सौभाग्य है। दूसरी इनके साथ एक जुड़ी हुई स्टोरी मैंने सुनी है, वो बताता हूँ, डेफिनेटली वो सच्ची होगी। भगत सिंह फांसी लगने के एक दिन पहले रात को बुक पढ़ रहे थे। ये जो हमारी पीएम है मोटिवेशनल, ये सब कुछ कोई बुक पढ़ रहे होंगे या किसी की जीवन कथा, ऑटोबायोग्राफी। किसी ने उनको पूछा कि भाई अभी तो कल सुबह फांसी लगने वाली है, तो अभी नॉलेज लेकर करोगे क्या, क्योंकि तुम तो रहने ही नहीं वाले। तो भगत सिंह ने ये कहा कि कुछ नहीं, ये जो आज मैं नॉलेज ले रहा हूँ पढ़ के, वो मुझे नेक्स्ट जन्म में काम लगेगा, नेक्स्ट जन्म में काम लगेगा। तो सोचिए सोच कितनी ऊंची होगी। यहाँ तो हमें ऐसा कह दिया जाए ना कि ये चैप्टर सिलेबस में नहीं, अगर सेंट्रल बोर्ड ऐसा कह दे कि ये चैप्टर सिलेबस में नहीं, तो हम पढ़ेंगे नहीं। इवन जो सिलेबस में होता है वो भी हम ना पढ़ेंगे, उसको भी हम छोड़ेंगे। तो फिर ये तो उनकी तो फांसी लगने वाली थी दूसरे दिन, फिर भी वो पढ़ रहे थे अपनी आत्मा के उद्धार के लिए, अपने विचारों के डेवलपमेंट के लिए, और ऐसा सोचते हैं कि नेक्स्ट जन्म में काम लगेगा। एक्चुअली ऐसी सोच वाले व्यक्ति ही फेलनॉन बनते हैं, ग्रेट बनते हैं। उनकी सोच ही एवरेज पब्लिक से बहुत हटके होती है। तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें टॉपिक थे, और बहुत ही बढ़िया है ये पूरा चैप्टर ही।